हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 के बारे में। ठीक है, पहली बात की मैंने आपको एक चीज बताया कि अगर आपको क्लास 7 का हिस्ट्री करना है, यानी कि जो इंडियन हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो 7th क्लास का जो हिस्ट्री है वो टोटली किसका पार्ट है? मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और फर्स्ट चैप्टर में आपको डिराइव करके बताया गया था कि 700 से लेकर के अप्रॉक्स आप 1750 तक का जो टाइम लेंगे, 1000 ईयर्स का टाइम, ये मेडिवल पीरियड का टाइम होगा। ठीक है, मेडिवल पीरियड को भी अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसका जो फर्स्ट हाफ रहता है, फर्स्ट हाफ का मतलब जो 700 से लेकर के 702 हम ले सकते हैं 1200 तक का जो टाइमिंग रहता है। ठीक है, इस टाइम में हिंदू रूलर्स जो है इंडिया के डिफरेंट पार्ट में रूल करते हैं। बहुत सारी डायनेस्टी रहती है हिंदू की जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में रूल करते हैं, जैसे राष्ट्रकूटाज, चोलाज, पांड्याज, चेराज, ठीक है, गुर्जर, प्रतिहाराज, पालाज डायनेस्टी। तो अभी जितनी भी डायनेस्टी का हम लोग नाम लिए हैं वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं? हिंदू रिलीजन से। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे मोहम्मद गोरी से, तो इस तरह से इस्लाम का एंट्री होगा इंडिया में एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सो 1200 जिस टाइम स्लेव डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है, इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है इंडिया में, तो लगभग 1200 से लेकर के 1707 या हम कह सकते हैं 1757 तक लगभग ये इस्लामिक जो रूलर थे इंडिया में रूल करते हैं, मैक्सिमम पार्ट में वही एम्पायर बनते थे। सो इस चैप्टर में वो डिस्कस करने वाले न्यू किंगडम्स के बारे में कि कौन कौन से नए नए किंगडम्स इमर्ज हुए, उसके इमर्ज होने के पीछे का फैक्टर क्या था, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स थे उसके, किस किस एरिया में कौन कौन सा किंगडम रूल करता था, इसको हम लोग, और कौन कौन सा किंग किस एरिया पार्टिकुलर एरिया में रूल करता था, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आइए चैप्टर के साथ। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नई नई डायनेस्टीज इमर्ज हो रही थी। डायनेस्टीज का मतलब आपको बताया जा चुका है कि सेम फैमिली से अगर रूलर बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब वो डायनेस्टी होती है, जैसे कि बर्बन डायनेस्टी, मॉडर्न डायनेस्टी, ठीक है, गुप्ताज डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, यानी कि सेम मुगल डायनेस्टी में भी सेम फैमिली के रूलर्स थे। आगे चलकर जैसे बाबर हो गया, आफ्टर दैट हुमायूं, अकबर, सो ये सेम फैमिली से, तो उसी को हम लोग डायनेस्टी कहते हैं। सो कैसे नई नई डायनेस्टी जो है वो इमर्ज हुई इंडिया में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। The big landlords और warriors chiefs, subordinates, समंताज। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कि अगर कोई बड़ा किंगडम है, ठीक है, उस पर कोई रूलर रूल करता है, तो रूलर के साथ उसके कुछ सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं जो कि उस किंगडम के छोटे छोटे एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनका मेन वर्क होता है टैक्स कलेक्ट करके रूलर को प्रोवाइड करना, ताकि वो बड़ी आर्मी को मेंटेन कर सके। ठीक है, सो अगर किंग है तो किंग का सबऑर्डिनेट जो हुआ उसका जो पार्ट है वो समंताज होते हैं, पार्टिकुलर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव, और वही लोग किंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। किसी वॉर की सिचुएशन में वो आर्मी देते हैं या टैक्स प्रॉपर कलेक्ट करके देते हैं, और यही सिस्टम उस टाइम लाइज करता था पूरे इंडिया में, समंताज वाला सिस्टम, राजा और उसके समंताज, और यही मिलकर के इंडिया में रूल करते थे। ठीक है, समंताज भी महासमंताज और महामंडलेश्वर। जैसे समंताज, कभी कभी क्या होता था कि छोटे एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होता था समंताज, ठीक है, वो अपने जो एरिया था उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर देता था, उसके बाद वो एक छोटे एरिया से एक बड़े एरिया का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता था, ऐसे उस समंताज से महासमंताज हो जाता, मींस उसका एरिया एक्सपेंड हो गया था रूलिंग करने का। ठीक है, और ऐसे और महासमंताज को एक और चीज बोलते थे हम लोग, महामंडलेश्वर। महासमंताज या महामंडलेश्वर, और बने किससे थे? तो समंताज से बने होते थे। ठीक है, तो इस तरह की कुछ स्टार्टिंग में प्रोसेसेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था इंडिया में, और ऐसे रूलर रूल करते थे। राष्ट्रकूटाज सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज। सबऑर्डिनेट मींस उसका छोटा पार्ट। जैसे राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी की अगर बात करेंगे हम लोग, तो राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी जो है चालुक्याज डायनेस्टी का सबऑर्डिनेट था। ठीक है, चालुक्याज डायनेस्टी का सबऑर्डिनेट था कौन? राष्ट्रकूटाज। और अगर सबऑर्डिनेट ही ज्यादा पावरफुल हो जाए, एक केस लेते हैं हम लोग कि जो उसका मेन किंग है वो वीक हो जाए और जो उसका सबऑर्डिनेट है समंताज से वो स्ट्रांग हो जाए, तो इस केस में क्या होता है, समंताज पावर को ओवर गेन कर लेता है, उसको उस पार्टिकुलर एरिया पे कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, और इस तरह से जो समंताज है वही आगे चल करके रूलर बन जाते हैं। और ऐसी डायनेस्टी का एग्जाम्पल है राष्ट्रकूटाज, जो कि चालुक्याज का सबऑर्डिनेट था, लेकिन जब चालुक्याज के रूलर वीक हुए तो एक बड़े एरिया पे इसने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ स्टार्टिंग स्टेज में एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स था इंडिया में।
अब एक टर्म आ रहा है हिरण्यगर्भा, इट वाज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइस, ही वाज नॉट बोर्न बाय बर्थ। हिरण्यगर्भा होता क्या था? देखिए, अगर हम लोग इंडियन वर्णाश्रम सिस्टम को क्लासिफाई करेंगे तो 4 पार्ट है वर्णाश्रम सिस्टम के। फर्स्ट स्टेज में ब्राह्मण लाइज करते हैं, सेकंड स्टेज में क्षत्रिय लाइज करते हैं, थर्ड वन इज वैश्यास और फोर्थ जो है शूद्रास। सो क्या ऐसा कोई, क्योंकि रूलर वही होते थे जो क्षत्रिय होते थे, ठीक है, तो क्या कोई ऐसा आपके पास ऑप्शंस था जिस ऑप्शन के थ्रू आप मतलब क्षत्रिय न होते हुए भी किसी पर्टिकुलर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते थे, राजा बन सकते थे? उसके लिए एक रिचुअल परफॉर्मेंसेस था, एक आप बोले धार्मिक कार्य था हिरण्यगर्भा, जिसमें कि ब्राह्मण जो होते थे ये रिचुअल्स कराते थे, और उसमें क्षत्रिय न होते हुए भी उन लोगों को क्या किया जाता था, ड्यू टू हेल्प ऑफ डिफरेंट रिचुअल्स उनको क्षत्रिय बनाया जाता था। हरिश्चंद्र जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर रहता है, ठीक है, वो क्या था, एक ब्राह्मण था, बट यही हिरण्यगर्भा वाला प्रोसेस करके रिचुअल्स करके वो क्षत्रिय बनता है और उसके बाद एक पर्टिकुलर एरिया का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। अगर ब्राह्मण्स भी कैपेबल हो तो कहीं कहीं के वो भी रूलर देखने को मिलते हैं इस टाइम में, ठीक है। सो हिरण्यगर्भा क्या होता था, एक रिचुअल्स होता था जिसके थ्रू डिफरेंट कास्ट वाले क्षुद्रास नहीं वैश्यास बन सकते थे, क्षत्रिय बन सकते थे, क्षत्रिय तो ऑलरेडी होते थे, या ब्राह्मण बन सकते थे, क्षुद्रास को इनसे बाहर रखा जाता था। सो ड्यू टू हेल्प ऑफ रिचुअल परफॉर्मेंसेस उनको क्षत्रिय बनाया जाता था, ठीक है। अब महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये सब टाइटल है। अगर राजा अपने किंगडम्स को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, सब कुछ कीजिए, बहुत सारे किंगडम पे उसने कंट्रोल कर लिया और अपने किंगडम को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लिया और किंगडम को एम्पायर का फॉर्म दे दिया। एम्पायर मतलब एक बड़े एरिया पे रूल करने वाला। तो इस सेंस में राजा जो है बहुत सारी उपाधि धारण करते थे। ये उपाधि उनको देते कौन थे? जो उनके कोर्टियर्स होते थे, जो उनके स्कॉलर होते थे, उपाधि जो आप टाइटल बोलते हो उनके कोर्टियर्स ही देते थे, ठीक है। और वैसा ही कुछ टाइटल से महाराजाधिराज मींस राजाओं के राजा, महाराजा, एक बड़े एरिया के रिप्रेजेंटेटिव, त्रिभुवन स्वामी, चक्रवर्ती, ऐसे कुछ प्रेजिंग टाइटल दिए जाते थे महाराजा को, ताकि वो कोर्टियर्स पे खुश रहे और खुश होकर के उनको क्या करे, गिफ्ट दे, लैंड दे दे या डिफरेंट प्रेशियस मेटल्स के कॉइन्स दे दे। ऐसे कुछ गिफ्ट के लिए लगातार प्रेज करते थे कोर्टियर्स उनको, ठीक है। प्रशस्ति, जो कि क्लास 6 में आप डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। प्रशस्ति का मीनिंग क्या होता है? प्रशस्ति का मीनिंग होता है परमानेंट राइटिंग का एक पार्ट होता है। प्रशस्ति में सपोज कीजिए कि किसी पर्टिकुलर हार्ड सरफेस पे डिग करके कोई चीज लिखा जा रहा है परमानेंटली, वो प्रशस्ति का पार्ट होता है। इलाहाबाद में, प्रयागराज में आपको समुद्रगुप्त का प्रशस्ति देखने को मिलता है, जिसमें कि राजा के बारे में जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि राजा अगर बैटल हार भी गया तो राजा को दिखाया जाता है कि नहीं, राजा ने पूरी ब्रेवरी के साथ बैटल को फाइट किया है। यानी राजा के फेवर में जो भी बातें लिखी जाती है वो प्रशस्ति में, और प्रशस्ति के लिखने वाले भी राजा के कोर्टियर से होते थे, राजा के दरबारी होते थे, जो राजा के दरबार में काम करते थे, ठीक है। प्रेज फॉर किंग एक किस चीज के लिए होता था? तो राजा की प्रशंसा होती थी इसमें बाय द कोर्टियर्स। कौन? जैसे कि जो अलग अलग कोर्टियर्स थे वो उनकी प्रशंसा करते थे, और इसको जनरली रिकॉर्ड किया जाता था किस चीज पे? कॉपर प्लेट पे। तो प्रशस्ति जिसमें राजा के प्रेज करते थे कोर्टियर्स, और इसको रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर प्लेट पे, ठीक है। लॉन्ग संस्कृत पोएम, लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटिन्यू द हिस्ट्री ऑफ द किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर। देखिए, अभी तक अगर हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग स्टेज में, जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल पीरियड अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं, इस जो पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम में मैक्सिमम एरिया में जो लैंग्वेज रहता है वो संस्कृत लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी स्कॉलर्स थे, कोर्टियर्स थे, वो संस्कृत का वाइडली यूज करते थे, एक्सेप्शन जो साउथ इंडियन स्कॉलर्स थे, क्योंकि वहां पे द्रविडियन अलग अलग लैंग्वेज, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ जैसी लैंग्वेज वहां पे वाइडली यूज की जाती है, जो टोटली संस्कृत से डिफरेंट है। तो एक फेमस पोएट का नाम हम लोग जानते हैं, उस फेमस पोएट का नाम क्या रहता है? उस फेमस पोएट का नाम रहता है कलहन। और कलहन ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी, ठीक है। कलहन ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी, लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटिन्यूइंग द हिस्ट्री ऑफ द किंग हु रूल्ड ओवर द कश्मीर। एक किस एरिया पे रूल करते थे? कश्मीर वाले एरिया पे, ठीक है। और इसके बारे में किसने डिस्क्राइब किया संस्कृत में पोएम लिख करके? कलहन ने। कलहन क्या थे? तो कलहन ने एक फेमस बुक लिखा था राजतरंगिणी, ठीक है। He used variety of source including inscriptions, documents, बोला कि आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें
कि अगर स्टार्टिंग के जो स्कॉलर्स थे या जो कोर्टियर्स थे वो किस लैंग्वेज, अगर हिस्ट्री लिखते थे तो उनके पास एविडेंस क्या होते थे, उनके पास प्रूफ क्या होते थे हिस्ट्री लिखने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे प्रूफ डिस्क्राइब है पूरा की सोर्स जो इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शन लिखा रहता था उसके हेल्प से वो डिफरेंट टेक्स्ट रेडी करते थे। डॉक्यूमेंट्स जो डिफरेंट स्कॉलर्स नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा लिखा जाता था। आई विटनेसेस जो उस टाइम के पार्टिकुलर जो इंसिडेंट हुआ है उसके जो प्रत्यक्ष गवाह रहते थे, आई विटनेसेस रहते थे, उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और बोल रहा है कि अर्लियर हिस्टोरियंस, और इससे पहले जो पार्टिकुलर अभी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं इससे पहले भी तो डिफरेंट हिस्टोरियंस बुक लिखे हैं, तो उनके बुक्स के टेक्स्ट को यूज करते थे स्कॉलर्स। ठीक है, तो उनके पास क्या सोर्स होते थे, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन होता था, डॉक्यूमेंट होता था, आई विटनेस होते थे एंड अर्लियर हिस्ट्रीज। स्टार्टिंग के जो हिस्ट्री में बुक, जो हिस्ट्री के लिए बुक लिखी गई है वो इंपॉर्टेंट रहता था। ठीक है, बोल रहा है कि वॉर फेयर फॉर वेल्थ, बहुत सारी लड़ाइयां होती थी इस टाइम में। किस चीज के लिए, वेल्थ को जनरेट करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सोल्जर को मेंटेन कर सके। इस चीज के लिए बहुत सारी लड़ाइयां होती थी। बोला कि वेल फर्टाइल एरिया ऑफ द सिटी ऑफ कनौज इन गंगा वैली। अगर हम लोग बात करेंगे पूरे इंडिया में सबसे फर्टाइल रीजन का मेडिवल पीरियड में, तो कनौज था। ठीक है, और कनौज एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, सबसे फर्टाइल रीजन भी था, और वहां पे सिचुएटेड था जहां पे नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट आप जा सकते हो। ठीक है, मतलब सेंटर पॉइंट था वो। हर डायनेस्टी चाहती थी उस एरिया पे कंट्रोल करना, क्योंकि एग्रीकल्चर एक मेजर ऑक्यूपेशन था, और वहां पे एग्रीकल्चर में काफी क्या होता था, प्रोडक्शन होता था डिफरेंट ग्रेन्स का। सो उस टाइम में जो 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है, वो डायनेस्टी क्या कर रही थी कि फाइट कर रही थी एक दूसरे से। क्यों फाइट कर रही थी, वो चाहती थी कंट्रोल करना। ठीक है, किस चीज पे कंट्रोल करना, वो चाहती थी कनौज वाले एरिया पे कंट्रोल करना। और जो 3 डायनेस्टीज फाइट कर रही थी एक दूसरे से, गुर्जर, प्रत्याराज, राष्ट्रकूटाज और पलाश, तो इन की कॉमन फाइट को त्रिपट्टिका स्ट्रगल बोला जाता है, जिसमें 3 डायनेस्टी इंक्लूड है कनौज पे कंट्रोल करने के लिए। यही था आपका त्रिपट्टिका स्ट्रगल। ठीक है, फॉर कंट्रोल ओवर कनौज। कनौज क्या था, तो ये गंगा और यमुना दोआब के बीच में लाइज करता है। दोआब का मीन्स क्या होता है, द एरिया बिटवीन 2 लैंड। और आपको पता है कि गंगा और यमुना काफी फर्टाइल लैंड क्रिएट करती है, और उसके दोनों के बीच में अगर कोई लैंड है तो और ज्यादा फर्टाइल था। और गंगा और यमुना दोआब के बीच में है कनौज, और इसलिए कनौज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन था उस टाइम। अब बात करेंगे फर्स्ट इन्वेडर का। इन्वेडर मीन्स आक्रमणकारी, जो आक्रमण करते थे, जो बाहर से आकर के इंडिया पे अटैक किए। उसमें से पहला था मोहम्मद गजनी, जो कि 1000 से 1027 तक आपकी कंट्री पे 17 टाइम्स अटैक किया। वो अटैक करके यहाँ पे डायनेस्टी फॉर्म करने नहीं आया था, वो अटैक करता था, यहाँ से लूटपाट करता था, रॉबिंग करता था और फिर चला जाता था। क्योंकि वो अफगानिस्तान का रूलर था, उसने एक सिटी बनाई थी गजनी, जो कि वो चाहता था कि लूट करके लाए सारे जो प्रीशियस मेटल्स है या जो वेल्थ है, उससे उस सिटी को वेल डेवलप करे। ठीक है, मोहम्मद गजनी अफगानिस्तान का रूलर था, इन्वेड ऑन इंडिया 1000 से 1027 के बीच में अटैक किया था इंडिया पे। ठीक है, कितना टाइम्स, तो 17 टाइम्स इसने इंडिया पे अटैक किया था। और ये जो 2 माउंटेन के बीच का जो पासेज होता है, उस पासेज के थ्रू आया था, क्योंकि इधर आपके 5 रिवर्स रीज में फ्लो करते हैं, इंडस है, उसके बाद फिर आपका डेजर्ट है, तो उधर से अटैक करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो जो माउंटेन के पासेज होते हैं, उस माउंटेन के पासेज को यूज किया था मोहम्मद गजनी ने। कि पुराने टाइम में क्या था कि इंडिया पे अटैक नहीं किया जा सकता है, इंडिया के पास नेचुरल बाउंड्री बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो उसने एक वे दिया, एक रास्ता दिया मोहम्मद गजनी ने कि नहीं, एक वीक पॉइंट है पासेस, आप पासेस के थ्रू अटैक कर सकते हो। ठीक है, अ स्कॉलर नेम अल्बेरुनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। एक स्कॉलर थे, काफी फेमस पर्सन थे, जिसका नाम अल्बेरुनी था, और इन्हीं के समकालीन थे, इन्हीं के टाइम पीरियड में थे, मोहम्मद गजनी के टाइम पीरियड में। और उन्होंने क्या लिखी, एक बुक लिखी, एक फेमस बुक लिखी, जिसको किताबुल हिंद बोला गया है, जो अल्बेरुनी के द्वारा लिखा गया है। किस लैंग्वेज में, अरेबिक में। ठीक है, अल्बेरुनी कौन था और किसके टाइम पीरियड में आया था, तो अल्बेरुनी मोहम्मद गजनी के टाइम पीरियड में आया था, और एक ग्रेट स्कॉलर था जिसने अरेबिक में एक बुक लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद। ठीक है, अनदर किंग्स हु इंगेज्ड वॉरफेयर इंक्लूडेड द चहमान लेटर नोन एज चौहान्स। अब एक यही डायनेस्टी नहीं, बहुत सारी डायनेस्टी जो वॉर में क्या थे, वॉर में इंक्लूड थे। और दिल्ली वाले एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में एक रूलिंग डायनेस्टी थी जिसका नाम था चौहान डायनेस्टी, जो आगे चलकर चौहान डायनेस्टी हुई। अजय राजे इसके फाउंडर हुए, और उन्होंने एक सिटी बनाई अजमेरू, बाद में आगे चलकर अजमेर हो गया।
ठीक है। और उसी डायनेस्टी से वन ऑफ द ब्रेवेस्ट जो आपके रूलर थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, वो चौहान डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। बेस्ट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी वाज पृथ्वीराज थर्ड, जिनके पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जानते हैं, और इनका रूलिंग टाइमिंग था 1168 टू 1192, ठीक है। इनका रूलिंग टाइमिंग 1168 टू 1192 था, ठीक है। बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान थर्ड एंड मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दो बैटल हुआ, तराइन एक जगह है वहां पे। फर्स्ट बैटल 1191 में हुआ था और उस बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, ठीक है। लेकिन सेकंड बैटल जो था 1192 में हुआ, इसमें बहुत सारे इंडियन रूलर जैसे कि जयचंद जो कनौज का रूलर था, उसने मोहम्मद गोरी को सपोर्ट कर दिया। बहुत सारे ऐसे रूलर जो थे पृथ्वीराज के इनेमी, उन्होंने मोहम्मद गोरी को सपोर्ट किया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हार गए थे। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है कि इनके कोर्ट पोएट जिनका नाम रामभट्ट था और उनको लोग चंद्रबरदाई के नाम से जानते हैं, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के लाइफ स्टाइल के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट का नाम चंद्रबरदाई, जिनका ओरिजिनल नाम रामभट्ट था, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर का हम लोग कुछ पॉइंट कवर किए पार्ट 1 में, और जो नेक्स्ट रिमेनिंग पॉइंट है वो पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। सो ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के लिए आप एसएसटी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।